Recording in progress. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिर सज्जाद, आपका टीचर फॉर कैफ 4 बिजनेस लॉ डायनामिक्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और लास्ट लेक्चर से लेके अभी तक आपने ज़िंदगी को एंजॉय भी किया होगा और लेक्चर्स भी सुने होंगे। तो मैं बेहतरी की उम्मीद रखता हूं कि आपने ये किया होगा। अदरवाइज़ मुझे थोड़ा सा शुबा तो है कि आप लोगों ने शायद इसे ईजी लिया हो और सोचा हो कि बाद में टाइम निकाल के तो एक वक्त में ही 3 4 5 लेक्चर सुन लेंगे। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अक्सर ये गलती या नेग्लिजेंस हो जाती है, हमने भी की और शायद आप भी कर रहे होंगे। तो आप हमारे बच्चों की तरह हो, लेकिन इसलिए सीरियस एडवाइस है कि बेटा आप लोगों ने ऐसे नहीं करना। आपने साथ साथ तैयारी करने की कोशिश करनी है। थोड़ा पढ़ोगे, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छी तैयारी होगी, लेकिन अगर एकदम बर्डनाइज करोगे अपने आप को तो मुश्किल हो जाएगी। तो चूँकि मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ, इसलिए मेरी ऑब्जर्वेशन है और आपको एक एडवाइस है, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए फादर, कि आप इसे साथ साथ कवर करो। और एक और चीज़ भी मैं आपसे शेयर कर दूं कि मेरा प्रोग्राम ये है कि इन लेक्चर्स के दौरान ही एक मैं सर्विस शुरू करूंगा। जो बच्चे इसमें मेरे साथ ज्वाइन करेंगे तो एक व्हाट्सएप सर्विस हम शुरू करेंगे, जिसमें मैं आपको इंस्ट्रक्शंस के साथ एक ऑप्शन दूंगा, एक मौका दूंगा कि आप व्हाट्सएप में वॉइस मैसेजिंग के थ्रू या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू अपने जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चन हैं, मुझसे पूछ सकते हो। बट हम उसके प्रिंसिपल्स बनाएंगे कि इट शुड बी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड तक, 12 सेकंड का क्वेश्चन हो, 15 सेकंड का क्वेश्चन हो, इससे ज़्यादा लंबा ना हो, ताकि मुझे जवाब देने भी आसानी हो और मैं तकरीबन सबका जवाब दे पाऊँ। इस तरह ये होगा कि आप तैयारी के साथ साथ जहाँ भी आपके लिए बॉटल नेक आएगी या आप में फंस रहे होंगे, तो साथ साथ ही वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी आपके लिए और आपको उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा बाद में। तो साथ साथ आपकी तैयारी कंप्लीट होती जाएगी। सो हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम मैंने पूरा जो हमारा सिलेबस था उसमें से एक बर्ड्स आई व्यू आपको दिया था। एट ए ग्लांस हमने पढ़ा था कि हमारा लेक्चर या हमारा सॉरी सिलेबस जो है वो क्या है। और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चैप्टर 1 और बिजनेस लॉ डायनामिक्स। तो आपके सामने स्क्रीन पे आपको चीज़ दिखाई दे रही होगी जो हमने, हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है स्टडी टेक्स्ट का। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू द लीगल सिस्टम। सबसे पहले तो मैं एक जनरल आपको बर्ड्स आई व्यू दूंगा इस पूरे चैप्टर का, और उसके बाद फिर हम वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले लेक्चर में, जिसमें हमने ओवरऑल सिलेबस का व्यू लिया था, मैंने आपको बताया था कि लीगल इंट्रोडक्शन टू द लीगल सिस्टम या कोई भी ऐसी चीज़ जो इंट्रोडक्शन होती है, ये हर हमारे सब्जेक्ट के शुरू में हमें पढ़ना होती है। और उसकी रीज़न ये होती है कि हम मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं कि व्हाट सब्जेक्ट इज़ अबाउट, और जो बेसिक्स हैं वो हमें पता हो तो आगे सब्जेक्ट में प्रोसीड करते हुए में आसानी होती है। तो हमें डेफिनेशंस पढ़ना होती हैं, डेफिनेशंस को समझना होता है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड, कौन सी टर्म, कौन सी डेफिनेशन किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुई है। तो सबसे पहले तो हम बिजनेस लॉ पढ़ने से पहले भी ये पढ़ेंगे कि लीगल सिस्टम होता क्या है, किसी भी मुल्क का लीगल सिस्टम क्या है, क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है और उसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। चूँकि वी आर इन पाकिस्तान और हम अपनी जो क्वालिफिकेशन है हमारी आई कैप की, ये भी पाकिस्तान बेस्ड क्वालिफिकेशन है। तो हम पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है इसे स्टडी करेंगे। और लीगल सिस्टम में सबसे पहले तो हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। तो लॉ किसे कहते हैं, व्हाट इज़ लॉ। फिर हम देखेंगे कि लॉ की कितनी टाइप्स हैं, जो ब्रॉडर टाइप्स हैं, जो कि हमें पता होनी चाहिए। और फिर हम देखेंगे कि हमारा बिजनेस लॉ कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि बिजनेस लॉ और इस तरह के जो सब लॉज हैं वो हमारा एक लीगल सिस्टम कुछ बॉडीज़, कुछ इंस्टीट्यूशंस के थ्रू बनाता है। तो वो कौन सी बॉडीज़ हैं, कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान में जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द मेकिंग ऑफ लॉ और या फॉर द इम्प्लीमेंट मेकिंग या डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये कुछ हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे पाकिस्तान में लॉ मेकिंग का तरीका क्या होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो बेसिक्स हैं, जो कि बिजनेस लॉ से रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली, लेकिन इस बात से रिलेटेड है कि लॉ बनाया कैसे जाता है। तो हमारा आज का जो चैप्टर है वो इसी पे है कि व्हाट इज़ मेंट बाय लॉ एंड हाउ लॉज आर फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान। तो लेट्स प्रोसीड, हम चलते हैं चैप्टर पे। और सबसे पहले हम एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं। तो ये आपके सामने है जी, इंट्रोडक्शन टू द लीगल सिस्टम। सबसे पहले आपको एक आइडिया लेना है कि उसने आपको हर चैप्टर के शुरू में एट ए ग्लैंस पूरे बर्ड्स का जो चैप्टर का उसका आई व्यू भी दिया, बर्ड्स आई व्यू दिया है। इसे ऐसे पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके होंगे तो ये वैसे ही हमें क्लियर होगा। और दूसरा, क्योंकि मेरा एक स्टाइल है कि मैं आपको पहले बर्ड्स आई व्यू देता हूँ, तो वो एट ए ग्लैंस ही है एक तरह से, लेकिन वो इस एट ए ग्लैंस से थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्ड है। तो उसके बाद हमें इसे एट ए ग्लैंस पे तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं रहती। तो
इसे अपने पास नोट कर लीजिए कि जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो एट ए ग्लैंस को देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इवन मेरी जो इंट्रोडक्शन है जो अभी मैं देने लगा हूँ उसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उस वक्त ये चीज़ें समझ चुके होंगे और फिर हम अकॉर्डिंगली जो हमारा सिलेबस है एग्ज़ाम के मुताबिक हम तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड इट्स टाइप्स, डेफिनेशन ऑफ लॉ। सो व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ लॉ? कानून क्या होता है? कानून इन सिंपल वर्ड्स, अगर तो मैं फिजिकल क्लास में होता तो ये मैं आपसे पूछता और मैं आपसे ये कहता कि पहले तो आप मुझे बताइए कि आपके ख्याल में लॉ की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, कानून किस चीज़ को कहते हैं, आप कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे। बट चूंकि इस वक्त हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो मैं ही इसमें एक्सप्लेन करूँगा, डिस्कस करूँगा। लॉ, जैसे हम सब जानते हैं, इसका मतलब है कानून। और किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि उसका ऑब्जेक्टिव बताया जाए कि इसका मकसद क्या है, ये बनाया क्यों जाता है। तो लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, policies, procedures that are designed to regulate, govern, and regulate the conduct of the people and organizations। मतलब ये कोई ऐसे रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स होते हैं जो इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं और फिर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। पहले डिज़ाइन किए जाते हैं और फिर उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है। किस काम के लिए? रेगुलेट करने, गवर्न करने के लिए। और फिर रेगुलेट, गवर्न करने का मतलब है कि लोगों को बताना कि क्या करना है, कैसे करना है, और उन पर नज़र रखना। और रेगुलेट का मतलब होता है कि फिर देखना है कि जो कुछ आपने उन्हें बताया है क्या वो उसे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा, लॉ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों, ह्यूमंस के लिए नहीं बनाया जाता। अब तो दुनिया बहुत डायनेमिक है। जैसे आपने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में भी पढ़ा होगा कि कंपनी हैज ए सेपरेट लीगल स्ट्रक्चर, सेपरेट लीगल स्टेटस। कंपनी जब भी कोई एग्रीमेंट करती है किसी के साथ भी, तो वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करती है, अपने नाम से सब कुछ करती है। कंपनी को एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कंसिडर किया जाता है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है वहाँ पे। तो अगर कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन कंसिडर किया जा रहा है तो फिर उसके कंपनीज के लिए भी लॉ बनाए जाएंगे कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी क्या नहीं करेगी। इसका मतलब है लॉ जो बनेंगे वो ना सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए बनेंगे, उनकी पर्सनल लाइफ के लिए बनेंगे, बल्कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसे गुजरनी चाहिए उसके लिए भी बनेंगे। और साथ ही अगर हमने कंपनी को सेपरेट लीगल स्ट्रक्चर दे दिया तो फिर कंपनी और इस तरह के जो बिजनेसेस हैं उनके लिए भी बनेंगे कि बिजनेस क्या काम कर सकते हैं इन द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, इन नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमंस, और क्या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तो उसने सिंपल एक डेफिनेशन लिखी है जो मैं यहाँ आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, कि लिखा है उसने कि लॉ मीन्स सेट ऑफ रूल्स और ए सिस्टम ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट डिजाइंड एंड enforced बाय द स्टेट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ द पीपल। अब ये वर्ड ऊपर नीचे किए जा सकते हैं, मतलब ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। उसने डेफिनेशन उठाई है और उसमें वर्ड इस्तेमाल किए हैं, इन्हीं मानी के साथ दूसरे अल्फाज को भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इसका थीम समझना है कि ये रूल्स होते हैं या सिस्टम ऑफ रूल्स हैं। मतलब ये रूल्स का पूरा एक सिस्टम, एक सिस्टमेटिक तरीके से रूल्स को बना के आपस में रिलेट कर दिया गया, एक ऑर्डर में, एक तरतीब में, सिस्टमेटिक तरीके से मुख्तलिफ रूल्स इकट्ठे किए गए हैं। तो ये रूल्स हैं या सेट ऑफ या सिस्टम ऑफ रूल्स हैं, रूल्स ऑफ कंडक्ट, कि आपने कंडक्ट कैसे करने हैं, आपने काम कैसे करने हैं, जिन्हें डिज़ाइन किया गया और इन्फोर्स किया गया है। अब मैंने इन्फोर्स के लिए इम्प्लीमेंटेड का वर्ड यूज़ किया था, इसने इन्फोर्स कर दिया है। डिज़ाइन एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कौन करती है? स्टेट। ये बात याद रखना है। अब स्टेट होती क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे। टू कंट्रोल एंड रेगुलेट, मैंने कहा था गवर्न, यहाँ उसने कर दिया कंट्रोल। कंट्रोल एंड रेगुलेट, कंट्रोल करने का मतलब है उन्हें कंट्रोल करना, जो गलत काम है उनसे रोकना, और रेगुलेट करना कि उन पर नज़र रखना है कि कहीं वो गलत काम कर तो नहीं रहे। रेगुलेट का मतलब है उन पर नज़र रखना, और कंट्रोल के उनमें से कोई भी गलत साइड पे जाना चाहता है तो उसे फ़ौरन रोक लिया जाए। So laws means rules or system of rules designed and implemented by the state to control या to govern and regulate the conduct of the people। यहाँ उसने people लिखा है, मैं अपनी डेफिनेशन में एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, people and organizations। मतलब जैसे मैंने भी आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशंस लेवल पे भी, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी अब लॉ बन रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस पे अप्लाई होते हैं, इंडिविजुअल्स पे अप्लाई नहीं होते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि इस पर बहुत टाइम वेस्ट करें। फिर लॉ इज़ नॉट स्टेगनेंट, इसका सिंपली मतलब यह है कि लॉ कोई हार्श चीज़ नहीं होती कि जब बना दिया तो बस बना दिया, आपने विदाउट ऑब्जर्विंग कि इसका मकसद क्या था बस इसे आंखें बंद करके फॉलो करना है। स्टेगनेंट नहीं होता लॉ। लॉ इंसान के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है,
इंसान के कंडक्ट को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। और इंसान का कंडक्ट मुख्तलिफ सूरत हाल में, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स में मुख्तलिफ हो सकता है, और मुख्तलिफ ज़मानों में चीज़ें बदल रही होती हैं। तो फिर आपको इंसान के कंडक्ट में जो चेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंगली लॉ बनाने पड़ते हैं। लॉ के अकॉर्डिंग कंडक्ट नहीं होते इंसानों के, क्योंकि ये तो एक नेचुरल चीज़ है, कंडक्ट ऑफ पीपल। ये तो अपने ज़माने और अपने माहौल और अपनी तरबियत के मुताबिक होता है। तो आपको लॉज को अकॉर्डिंग टू कंडक्ट इस तरह से मोल्ड करना है कि वो ज़माने में सूट कर जाए। तो लॉ स्टेगनेंट नहीं होता, लॉ बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, ज़रूरत के हिसाब से इसे चेंज किया जाता है। ये आपने जहन में रखना है। ये तीसरा जो पैराग्राफ है इसे ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये है कि इसे देख लीजिएगा कि वो ये बता रहा है कि लॉ की दो तीन किस्में हैं, वो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। अच्छा जी, मर्केंटाइल लॉ क्या होता है? अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस तरह से एक्सप्लेन किया करता हूँ कि एक है बिजनेस लॉ, एक टर्म, और एक है मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल का वर्ड निकला है मर्चेंडाइज से, और मर्चेंडाइज का मतलब होता है गुड्स, मतलब वो जो चीज़ें आप बेचते हैं बिजनेस में, जिनका बिजनेस करते हैं। तो मर्केंटाइल लॉ वो लॉ जो सेल परचेज से या बिजनेस एक्टिविटी से डील करता है। तो जो बिजनेस मर्केंटाइल लॉ है वो है जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं, चीज़ें खरीदनी हैं, चीज़ें बेचनी हैं, उससे रिलेटेड तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं। अगर हम ये कहें कि वो कौन सा लॉ है, उसे ब्रॉडर कैटेगरी में एक टर्म देना चाहें तो हम कहते हैं ये मर्केंटाइल लॉ। जबकि बिजनेस लॉ मेरे ख्याल में थोड़ी सी ब्रॉडर टर्म है। बिजनेस लॉ में ना सिर्फ मर्केंटाइल लॉ भी आ जाएगा, मतलब है वो जो सेल्स परचेज और बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मॉनिटर करना है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। टू डूज और नॉट टू डूज हमें पढ़ने हैं और लोगों को बताने हैं। जबकि बिजनेस लॉ में एक और चीज़ आ जाती है कि कंपनी का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा। मतलब जैसे सोल ट्रेडरशिप है, उसमें हमें पता है कि आपको एक ही बंदा सारा बिजनेस कर सकता है, उसे कहाँ रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है अगर आपने सोल ट्रेडरशिप बनानी है, या ज़रूरत है ही नहीं, क्या उसे ऑडिट करवाना लाजमी है। इसी तरह एक दूसरा स्ट्रक्चर है पार्टनरशिप, एक तीसरा स्ट्रक्चर है कंपनी, और हम कंपनी लॉ भी पढ़ेंगे। अब उसमें वो स्ट्रक्चर की बात करता है कि जब कंपनी बनाई जाएगी तो कैसे रजिस्टर कराई जाएगी, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसे चलाएंगे कौन, इसकी एक्टिविटीज को मॉनिटर कैसे किया जाएगा। बेसिकली हम बिजनेस एक्टिविटी की बात नहीं कर रहे कि ये कंपनी क्या बिजनेस करेगी और कैसे सेल करेगी, कैसे परचेज करेगी, उसमें उससे रिलेटेड काम कैसे करेगी। हम बात कर रहे हैं कि कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, कंपनी के स्ट्रक्चर को कैसे डिजाइन किया जाएगा और फिर इसे कंट्रोल कैसे किया जाएगा। तो इन माय व्यू बिजनेस लॉ में दो तरह के लॉज आ जाते हैं। एक तो मर्केंटाइल लॉ, कि बिजनेस कैसे किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे किए जाएंगे, सेल परचेज में क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जबकि दूसरी किस्म का लॉ है लॉ रिलेटिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। जैसे उसकी मिसाल आप ले सकते हैं कंपनी लॉ या पार्टनरशिप एक्ट। ये नहीं बताते कि पार्टनरशिप या कंपनी बिजनेस कैसे करेगी, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे करेगी जनरली। ये जनरली आपको ये बताते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें किस बंदे की क्या जिम्मेदारी होगी, और टू डूज एंड नॉट टू डूज क्या है। अब बिजनेस ये कोई भी कर सकती है, पार्टनरशिप और कंपनी, वो शुगर का बिजनेस भी कर सकती है, वो सीमेंट का भी कर सकती है, ट्रेडिंग भी कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकती है। तो बेसिकली आप इसे इस तरह से समझने की कोशिश करें, इसे अंडरस्टैंड करने के लिए, कि बिजनेस लॉ इज ए ब्रॉडर टर्म। Business law contains two aspects or two components, sub-components. One is called mercantile law and other is called business law relating to the structures of the organization. तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा बिजनेस लॉ हम पढ़ने लगे हैं, इसके अंदर हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं हम, जो मैंने पहले डिस्कस किया था, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम कह सकते हैं कि इट इज सॉर्ट ऑफ मर्केंटाइल लॉ। ये ये आपको बताता है कि जनाब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होंगे और कॉन्ट्रैक्ट में किन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा कंपनी के। जबकि जो दूसरा एस्पेक्ट जो हम पढ़ेंगे कंपनी लॉ, तो कंपनी लॉ में हम ये पढ़ेंगे कि कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होगा, कंपनी को कैसे चलाया जाएगा। वहाँ पे हम उसके उस एस्पेक्ट की बात नहीं करेंगे कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे करेगी। वो थोड़ा सा एस्पेक्ट आता है कंपनी लॉ में, लेकिन ज़्यादातर बात कंपनी के स्ट्रक्चर पे होती है। तो मर्केंटाइल लॉ का की डेफिनेशन जो इसने यहाँ पे लिखी है, बिजनेस लॉ इज द पार्ट ऑफ सिविल लॉ विच डील्स विद द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन डीलिंग विद ईच अदर। It includes laws relating to contracts, partnerships, sale of goods, negotiable instruments, etc. ये उसने जनरलाइज कर दिया है। मैंने जो आपको समझाने की कोशिश किया इसने उसने यहाँ बुक में एक्सप्लेन नहीं किया, और मेरा ख्याल है बहुत कम जगह पे एक्सप्लेन किया गया होगा। ये मेरा एक अपना परसेप्शन है समझने के लिए और समझाने के लिए, जो मैं आप तक कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ठीक है।
तो यहाँ जो इसने मर्केंटाइल लॉ की डेफिनेशन जो चीज़ लिखी है, इसे थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कर दें। हम अपने आस्पेक्ट से चलेंगे और इस चीज़ को समझेंगे। जहाँ उसने सिविल लॉ की बात कर दी, फिर उसने कहा जी जो डील्स विद राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पर्सन, तो इस चीज़ को इग्नोर कर दें। मैं इसे आपको अपने अंदाज में समझाता हूँ, फिर आपने इस लाइन को एक बार दोबारा से पढ़ लेना है और आपको समझ आ जाएगी। नहीं भी समझ आती तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई प्रॉपर क्वेश्चन बनता है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वर्ड्स हैं। अब हम शुरू करते हैं कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि लॉज कितनी किस्म के होते हैं। अगर हम ब्रॉडर सेंस में बात करें, हम अपने मुल्क में या दुनिया में जो भी लॉज बनते हैं, एक ब्रॉडर सेंस में वो दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं क्रिमिनल लॉ और दूसरे को हम कहते हैं सिविल लॉ। ठीक है, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ ब्रॉडर सेंस में ये है। फिर क्रिमिनल लॉ के अंदर बहुत से लॉज आते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स के लॉज आते हैं। फिर सिविल लॉ में भी मुख्तलिफ टाइप्स के लॉज आते हैं। अब क्रिमिनल लॉ का मतलब होता है लॉ रिलेटिंग टू क्राइम्स, और सिविल लॉ का मतलब होता है रॉ लॉ रिलेटिंग टू सिविक सेंस ऑफ द पर्सन या सिविक एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। और सिविक का वर्ड निकला है, सिविलियंस का वर्ड निकला है सिविक से, मतलब ये सब रिलेटेड वर्ड्स हैं। और इसका मतलब ये होता है कि जब आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए एक दूसरे के साथ। सिविल लॉ का मतलब है जब आप आपस में बैठते हैं बात करते हैं तो आप में इख्तलाफात भी हो जाते हैं, आप में बहस भी हो जाती है, मुख्तलिफ चीज़ों पर डिफरेंस भी हो जाता है, जिसमें फिर फैसला करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन आपने कोई क्राइम नहीं किया होता, जुर्म नहीं किया होता। अब जुर्म और मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ कि सिविल लॉ में आपका डिफरेंस आ गया और आपको उसे मसले का हल निकालना है, इसमें और क्राइम में क्या फ़र्क है। तो हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्राइम का मतलब होता है कोई ऐसा एक्ट आपका जो इस कदर ख़तरनाक या इस कदर अनडिज़ायरेबल है कि कोई भी उसे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और अगर ये काम आप करेंगे तो आपको बाकायदा सज़ा मिलनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी पे हाथ उठाते हैं नाजायज़, आप किसी को तंग करते हैं, आप किसी के प्रॉपर्टी पे नाजायज़ कब्ज़ा कर लेते हैं, ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लेते हैं। कोई इंसान अगवा करता है दूसरे को डिटेन कर देता है उसके घर में, ज़बरदस्ती उसे कहीं बंद कर देता है। कत्ल, अगवा, तावान के लिए किसी को अगवा करना, डाका, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, सोसाइटी में कोई इसे नहीं मानता। और इसमें सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है कि अगर डाकू किसी एक घर में जाते हैं तो वो उसका नुकसान तो होता है, उन्हें थ्रेट भी करते हैं, जान और माल का नुकसान भी देते हैं। लेकिन होता यह है कि उनके दाएं बाएं के जितने उनके नेबर्स हैं और उस शहर के लोग वो डर जाते हैं। मतलब एक तरह से डाकुओं ने जो थ्रेट दिया वो सिर्फ एक फैमिली को नहीं दी, उन्होंने पूरी सोसाइटी को थ्रेट दी है। आज वो एक फैमिली के पास गए हैं, उन्हें तंग किया, कल किसी और फैमिली के पास भी जा सकते हैं। और उनके एक एक्ट की वजह से पूरी सोसाइटी डिस्टर्ब हो गई है और घबरा गई है या खौफजदा हो गई है। और उनके इस एक्ट का ताल्लुक सिर्फ एक फैमिली से नहीं है, उनके एक्ट का ताल्लुक पूरी सोसाइटी से। उन्होंने एक तरह से स्टेट को थ्रेट किया कि देखो तुम्हारे होते हुए हमने ये सारा काम किया है, तो हमारा बिगाड़ सकते हो कुछ तो बिगाड़ लो। तो एक तरह से उन्होंने ये जो एक्ट किया है ये किसी एक फैमिली के खिलाफ नहीं किया, पूरी सोसाइटी के खिलाफ किया है। और पूरी सोसाइटी में अगर एक सेंस मौजूद है कॉपरेशन की, तो पूरी सोसाइटी उस फैमिली के साथ खड़ी होगी, ना सिर्फ इसलिए कि इनसे ज्यादती हुई है बल्कि इसलिए कि ये लोग किसी और को नुकसान ना पहुंचाएं। तो ऐसी चीज़ जो डायरेक्टली सोसाइटी को थ्रेट होती है और जिसमें जनरली इसे बिल्कुल लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते, और स्टेट भी डेफिनेटली तैयार नहीं होती। आपने स्टेट को चैलेंज किया है कि भाई आप तो गारंटी देते हैं कि इस पूरी सोसाइटी के जो राइट्स हैं इंसानों के उसकी हम प्रोटेक्शन करेंगे, तो ये तो प्रोटेक्शन अब नहीं कर सके। तो एक तरह से आपने स्टेट को थ्रेट किया है। तो ऐसा कोई भी एक्ट जो स्टेट को थ्रेट करता है, पूरी सोसाइटी को खौफजदा करता है और सोसाइटी के मेंबर्स की जान और माल को रिस्क में डाल देता है, इसे हम कहते हैं ये क्राइम है या ऑफेंस है। इसके लिए ऑफेंस का वर्ड भी यूज होता है, OFFENC, ऑफेंस या क्राइम। ऐसा कोई भी काम क्रिमिनल लॉ के तहत आता है। तो जो लॉज इन चीज़ों को रोकने या कंट्रोल रेगुलेट करने के लिए बनाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रिमिनल लॉज। ठीक है। और इन तरह के लॉज में आपको दो तरह की सजाएं हो सकती हैं। आपको फाइन भी हो सकता है और आपको उम्र कैद या कैद की सज़ा भी हो सकती है और आपको कैपिटल पनिशमेंट यानी सज़ाए मौत भी हो सकती है। मतलब इसमें ना सिर्फ आपको फाइन होता है, फाइनेंशियल आपको डैमेजेस देने पड़ते हैं, बल्कि आपको एक फिजिकल थ्रेट भी होती है कि आपको पकड़ के जेल कर दिया जाएगा या आपकी जान ले ली जाएगी अगर आपने किसी और शख्स की जान ली है तो।
एज अपोज टू इट सिविल लॉ जो होता है उसमें कोई ऐसा आप क्राइम नहीं करते जिससे सोसाइटी को थ्रेट हो, बल्कि दो पार्टीज का इख्तलाफ होता है जिसकी वजह से बात कोर्ट में चली जाती है और आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हम दोनों का इख्तलाफ है और मुझे मोस्ट प्रोबेबली जानी नुकसान या फिजिकल लॉस की तो इसमें बात या थ्रेट की बात नहीं होती, इसमें फाइनेंशियल लॉस की बात होती है। तो ये मुझे एक फाइनेंशियल लॉस देने की कोशिश हो रही है, मेरा राइट है जो मुझे नहीं दिया जा रहा, तो काइंडली आप मुझे राइट दिलवाएं। तो कोर्ट में आप ये बात करते हैं। मतलब इसमें सोसाइटी का इम्प्लीकेशन नहीं होता, इसमें ये होता है कि आपका एक ज़ाती झगड़ा होता है दो पार्टीज का, जिससे रिजॉल्व करवाने के लिए आप कोर्ट में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। एक एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के पास पूरा महीना काम किया। अब एम्प्लॉयर ये कह रहे हैं नहीं भाई आपने तो 5 छुट्टियां की थी, मैं तो उसके पैसे काटूंगा, मैं तो 25 दिन के पैसे दूंगा। जबकि एम्प्लॉय कहता है नहीं सर, मेरी वो जो छुट्टियां थी वो ऑथोराइज छुट्टियां थी, मेरा राइट था, तो मैंने अपने राइट के हिसाब से छुट्टियां ली हैं, मैंने एब्सेंटीज नहीं की। लेकिन उनका कन्फ्लिक्ट आ गया और कुछ पैसों का फर्क है, तो एम्प्लॉय कोर्ट में चला गया कि भाई मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मेरे से कि 1 लाख रुपया बनता है लेकिन ये मुझे 60,000 रुपये दे रहे हैं, तो इन्हें कहें कि मेरे वो 40,000 रुपये वापस मुझे दें जो मेरा राइट है। और प्लस इस केस करने में भी मेरे जो पैसे लग रहे हैं वो भी मुझे दें, क्योंकि मुझे इनकी वजह से ये केस करना पड़ा है, अगर जो मुझे पैसे दे देते तो मैं ये केस ना करता। अब ये इन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का आपस में फड्डा है, इसकी वजह से बाकी एम्प्लॉयज़ या सोसाइटी को एज सच कोई खास थ्रेट नहीं आता। मतलब लोग यही कहेंगे ना, हाँ यार एम्प्लॉयर का कसूर है इसे देने चाहिए, या यार कि नहीं एम्प्लॉय गलत बयानी कर रहा है, इसका नहीं बनता, एम्प्लॉयर ठीक कर रहा है। तो दोनों साइड पे ओपिनियंस होंगी। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे सोसाइटी डर जाए, डिस्टर्ब हो जाए, ख़राब हो जाए, बल्कि ये दो पार्टीज़ का एक पर्सनल सा कन्फ्लिक्ट है। इस तरह के जो झगड़े होते हैं वो उनसे रिलेटेड जो लॉ बनाए जाते हैं हम उन्हें कहते हैं सिविल लॉ। ठीक है, अब ये मोटी मोटी बातें मैं कर रहा हूँ, इसे अपने जहन में रखना, ये आगे आएगा भी, लेकिन मैं एडवांस में इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी ये वर्ड आ गया है और आगे भी ये वर्ड आना है, तो आपको पहले से इनमें डिफरेंस बताओ। ठीक है। तो सिविल लॉ बेसिकली लॉ रिलेटिंग टू conflicts बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट जनरली डू नॉट डिस्टर्ब द सोसाइटी एज ए होल। ठीक है, डोंट थ्रेट द सोसाइटी एज ए होल। बट क्रिमिनल लॉ इज लॉ रिलेटिंग टू सम एक्ट्स कॉल्ड क्राइम्स और ऑफेंसेस। ठीक है, और ये ऐसे एक्ट होते हैं दैट जनरली फ्राइटन द सोसाइटी, that make the society feel that if it happens to a certain party, it may happen to the other party, and there is a very high risk not only of financial losses but also of physical losses as well, or physical damages और physical risk as well। ठीक है। तो अभी तक मैं इसे रिवाइज कर देता हूँ कि हमने कहा कि बेसिकली लॉज की दो किस्में हैं, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ में वो एक्ट्स होते हैं जिसमें आप किसी दूसरे की जान और माल को डायरेक्ट थ्रेट देते हैं, और इतना सीवियर होता है वो एक्ट कि उससे सोसाइटी भी डर जाती है, और जो नुकसान होता है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। लिहाजा वो स्टेट का फ़र्ज़ होता है कि फौरी तौर पे इसे कंपनसेट करवाया जाए, और उस बंदे को जिसने ये किया है ना सिर्फ उससे उसके डैमेजेस दिलवाए जाएं, जो नुकसान हुआ एक पार्टी का पूरा करवाया जाए, बल्कि अगर ज़रूरी है और उसके कोई प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं और वो बहुत ज़्यादा हार्श है, तो उसे फिर उम्र कैद, कैद या इवन कैपिटल सेंटेंस दे के भी सोसाइटी के लिए एक मिसाल बनाया जाए कि ये काम किसी भी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। जबकि सिविल लॉ में दो या दो से ज़्यादा पार्टीज का आपस में जनरली प्रॉपर्टी का या एम्प्लॉयमेंट का या इस तरह की चीज़ों का कन्फ्लिक्ट होता है। एक पार्टी जो समझती है कि उससे ज़्यादती हो रही है वो कोर्ट में जाके अपना राइट इन्फोर्स करवाती है, और इसमें जनरली उम्र कैद या कैद वगैरह बिल्कुल नहीं होती, इसमें जनरली फ़ाइन होता है, या ये होता है कि आपकी वजह से दूसरी पार्टी को नुकसान हुआ है तो इसके नुकसान को पूरा करो। ठीक है, तो वो ये दो किस्म की लॉज हैं। अब सिविल लॉ में, क्रिमिनल लॉ में मैंने कहा था कि वो एक्ट जिसकी वजह से ये सारा मसला राइज हुआ है उसे हम ऑफेंस भी कहते हैं और क्राइम भी कहते हैं। जबकि सिविल लॉ में वो चीज़ जो नहीं होनी चाहिए थी, मतलब वो क्राइम तो नहीं है लेकिन एक काम है जो कि नहीं ना होता तो ज़्यादा बेहतर था, तो उसे हम टॉट कहते हैं, TORT, टॉट। ठीक है, टॉट का मतलब होता है आपने सिविल लॉ में कोई ऐसा काम किया जो कि सिविल लॉ उसे मुनासिब नहीं समझता, वो कहता है ये काम ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, और अगर आप ये काम करेंगे तो दूसरी पार्टी कोर्ट में जाएगी और ये साबित हो जाता है कि आपने टॉर्ट किया है, तो फिर आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे। जनरली कैद वगैरह या फिजिकल थ्रेट नहीं होती टॉर्ट जो अप्लाई करने वाले को। जबकि क्रिमिनल लॉ में वो जो एक्ट होता है उसे हम ऑफेंस या क्राइम कहते हैं, और इसके अगेंस्ट आपको फाइन भी हो सकता है, इसके अगेंस्ट आपको डैमेजेस भी देने पड़ सकते हैं, इसके अगेंस्ट आपको कैद भी हो सकती है, इसके अगेंस्ट आपको उम्र कैद भी हो सकती है, इवन सजाए मौत भी होती हो सकती है। तो ये दो बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है।
अब आगे जाके हम पढ़ेंगे कि फिर क्रिमिनल लॉ में हमें क्या कुछ करना होता है, क्या साबित करना होता है, सिविल लॉ में कैसे साबित करना होता है, ये हम आगे जाएंगे, आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल आपके लिए इतना समझना काफ़ी है। तो मोस्ट ऑफ द बिजनेस लॉज आर सिविल लॉज, ये याद रखना है। बिजनेस लॉ में ये होता है कि भाई हम दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया था। मैंने इन्हें कहा था कि मैं अपनी गाड़ी ने दूंगा 15 तारीख को, और ये मुझे 20 लाख 15 तारीख को ही दे देंगे। अब मैं गाड़ी देने को तो तैयार हूँ, लेकिन ये कहने नहीं जी आप गाड़ी मुझे दे दें, पैसे मैं बाद में दूंगा, तो ये तो कोई बात ना हुई। ये अपने कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट रहे हैं। और मेरे पास एक और पार्टी भी थी, अगर ये मेरे से कॉन्ट्रैक्ट ना करते तो मैं गाड़ी वहाँ बेच चुका होता और मुझे अच्छे पैसे मिल चुके होते। इनकी वजह से मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ है, और मेरी गाड़ी पे भी ये अब ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि ये नहीं लेना चाह रहे जल्दी और मुझे पैसे लेट करना चाह रहे हैं। इन्हें कहें जी मेरी गाड़ी लें और मेरा जो नुकसान हुआ है वो पूरा करें, अगर कुछ हुआ है तो। अब यहाँ कैच शायद वाला चक्कर नहीं है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस तरह की सिचुएशंस बनती हैं, तो हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जनरली सिविल लॉ में जाता है। इसी तरह एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का जो फड्डा मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टी का फड्डा होता है कि हमने एक प्लॉट खरीदा, अब प्लॉट देने वाला प्लॉट की पोजीशन हमें नहीं दे रहा, आए बाएं शाएं कर रहा है, तो ये टॉर्ट है, ये क्राइम नहीं है। तो मैं सिविल कोर्ट में चला जाऊंगा और कहूंगा भाई इसे कहीं मेरा प्लॉट दे, देखें हमारा एग्रीमेंट है बाकायदा, इसे प्लॉट देना था और ये नहीं दे रहा। तो कोर्ट ऑर्डर देगी उसे कि भाई तुम प्लॉट नहीं दे, क्यों नहीं दे रहे हो, तुम फौरी तौर पे प्लॉट हवाले करो और तुम्हारे डिले की वजह से इसे जो नुकसान हुआ है वो भी भरो। तो ये जो होते हैं प्रॉपर्टी के लॉज हो गए बेसिकली, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड लॉज हो गए, बिजनेस में इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लॉज हो गए, ये बेसिकली सिविल लॉ में फॉल करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे बिजनेस लॉज ही सिविल लॉ में फॉल करते हैं। अगर बिजनेस लोगों से पैसे इकट्ठे करता है बुरी नीयत से, फ्रॉड की नीयत से, और पैसे लेके उसे गलत जगह अप्लाई करता है और नुकसान करता है, और फिर गायब होने की कोशिश करते हैं, उसके डायरेक्टर मतलब पैसे नहीं देते लोगों के, भागते हैं, तो ये अब सिविल लॉ में नहीं आता, ये तो क्रिमिनल लॉ में है। आपने जानते बूझते हुए लोगों के पैसा जाया किया, लोगों से पैसे लेके अपने फ्रॉड करने की कोशिश की। तो ये जो एक सिचुएशन है, अब ये भी बिजनेस से ही रिलेट कर जाती है, क्योंकि आपने बिजनेस के नाम पे सब कुछ किया, लेकिन ये एक फ्रॉड है। ठीक है, इसे हम हो सकता है क्रिमिनल लॉ में ले जाएं। लेकिन याद रखें कि प्रोबेबली इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो जो हमारे बिजनेस लॉ में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, उनकी नेचर सिविल लॉ की होती है, क्रिमिनल लॉ की जनरली नहीं होती। ठीक है। ये हम आगे जाके मज़ीद क्लियर भी होगा, तो बात करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद है वाई चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटेंट स्टडी लॉ। वैसे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव टू ऑडिट द कंपनीज और द बिजनेसेस। बिजनेस ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किस कॉन्ट्रैक्ट्स में किया, और अगर कोई ये कह रहा है कि बिजनेस ने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो वो वाकई सही कह रहा है। तो आपको मुनासिब हद तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और बिजनेस से रिलेटेड लॉज आने चाहिए, ताकि आप ये कह सको कि जनाब ये जो सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हुई हैं ये लॉ की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो एक मुनासिब हद तक आपको लॉ की स्टडी करनी चाहिए टू बिकम अ गुड ऑडिटर, सेंसिबल ऑडिटर। बस इसे आप पढ़ लीजिएगा 2-3 लाइनें, लेकिन एज सच इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, और इससे ज़्यादा आपने पढ़ना भी नहीं है। वेयर टू अप्लाई लॉ इन प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ में हम लॉ कहाँ अप्लाई करते हैं, हम सबको पता है। सबसे पहली जो मशहूर मिसाल है ट्रैफिक लॉज। आप अपनी मोटर बाइक लेके गाड़ी लेके बाहर निकलते हैं, यू हैव टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। अगर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आप जो गवर्नमेंट एक चीज़ इंप्लीमेंट करना चाह रही है, अब नहीं कर रहे इंप्लीमेंट, तो आपको फाइन हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ये क्रिमिनल लॉ है या सिविल लॉ है। जनरली ट्रैफिक के इशारे को तोड़ना, गाड़ी की नंबर प्लेट ठीक ना लगाना, या गाड़ी धुएं वाली गाड़ी लेके रोड पे निकल आना, ये सब सिविल लॉज में आते हैं। इसमें आपको कैद वगैरह तो नहीं हो सकती, आपकी गाड़ी बंद हो सकती है मैक्सिमम, या ये है कि आपको फाइन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने गाड़ी चला रहे थे और आपने गाड़ी किसी इंसान में मार दी बेध्यानी में, और आपकी नेग्लिजेंस थी या आपने जानबूझ के मारी, तो ये बात क्रिमिनल लॉ की तरफ भी जा सकती है। नेग्लिजेंस जनरली क्रिमिनल लॉ की तरफ नहीं जाती, लेकिन फिर साबित करना पड़ता है ना कि नेग्लिजेंस ही या इंटेंशनल था। फर्ज कर लेते हैं कि आपने इंटेंशनल एक एक्सीडेंट किया, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, तो ये तो सीधा सीधा क्रिमिनल लॉ है। ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे गलती से कोई एक्सीडेंट हो गया, तो फिर उसकी नेचर के हिसाब से फैसला होगा कि ये सिविल लॉ में फॉल करता है या क्रिमिनल लॉ में। तो अगर सिविल लॉ से रिलेटेड है फिर तो आपको फाइन हो सकता है, कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जनरली आपको कैद वगैरह नहीं होगी। लेकिन अगर वो क्रिमिनल लॉ में चला गया, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो ट्रैफिक लॉज हो गए, एम्प्लॉयमेंट के लॉज हो गए, जो हमने बात की थी, वो सारी वो हैं जहाँ पे हम प्रैक्टिकल लाइफ में लॉज को अप्लाई करते हैं। ठीक है। सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसे आप पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना है, और ये इसे एग्जाम में चेक भी किया जा सकता है।
किया जा भी चुका है और किया जा भी सकता है। सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान का मतलब है कि पाकिस्तान में जो लॉ बनाए जाते हैं उन्हें बनाने के कितने के तरीके हैं, उनके सोर्स कितने हैं, मतलब लॉ किस तरह डिज़ाइन करके इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो हमारे बेसिकली चार लॉज हैं, चार सोर्सेज हैं। नंबर वन, लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब है कानून बनाना, कानून साजी। इसमें तीन वर्ड हैं जो आपने याद रखने हैं। लेजिस्लेट, LEGISLATE, लेजिस्लेट एक वर्ब है जिसका मतलब है कानून बनाना। लेजिस्लेशन एक पूरा प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं कानून बनाने का अमल, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। और एक होता है लेजिस्लेटर, ये है एडजेक्टिव, कानून बनाने वाला। ठीक है। तो हमें देखना है कि पाकिस्तान में कौन कानून बनाता है। जो भी पाकिस्तान में लॉ बनाता है, जिसके पास इख्तियार है कि वो लॉ बना के उसे इन्फोर्स करवा सकता है, उसे हम कहेंगे लेजिस्लेटर। और वो जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू वो कानून बनाएगा, उसे कहेंगे लेजिस्लेशन। और इस मतलब प्रोसेस को लेजिस्लेशन कहेंगे। और कानून बनाना, अगर इसे वर्ब पे तौर पे यूज करेंगे कि जी लेजिस्लेटर क्या कर रहा है, जी लेजिस्लेट कर रहा है, इसे हम कहते हैं कानून बनाना और ये हमारा वर्ब होगा। ठीक है। तो पाकिस्तान में कानून कितने तरीकों से बन सकता है, इसे हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। नंबर वन है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब है कि बाकायदा एक कानून, पहले उसका ड्राफ्ट बनाया जाता है, फिर उसे डिस्कस किया जाता है, फिर उस पर वोटिंग होती है, और फिर उसे अप्रूवल दे दी जाती है, तो वो कानून बन जाता है। अब ये सारा अथॉरिटी किसके पास है, तो ये हमारी पार्लियामेंट के पास है। और हमारे पार्लियामेंट हम आगे जाके पढ़ेंगे। हमारे पार्लियामेंट के बेसिकली आप कह सकते हैं कि तीन सेक्शंस हैं या तीन पार्ट्स हैं या तीन हाउसेज हैं। तो एक तरह से हम हाउसेज भी कह सकते हैं, या दो हाउसेज हैं, और एक प्रेसिडेंट हाउस है, वो उस भी पार्टिसिपेशन करता है लॉ मेकिंग में। तो हमारे पास पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, नेशनल असेंबली, सेनेट, और तीसरा हाउस कह रहे हैं या तीसरा सेक्शन पार्लियामेंट का ही वो पार्ट कंसिडर होता है, वो है प्रेसिडेंट हाउस। तो नेशनल असेंबली में हमारे मेंबर्स होते हैं जिन्हें पब्लिक चुन के भेजती है। सेनेट में हमारे मेंबर्स होते हैं जिन्हें फिर पार्टीज मुख्तलिफ सूबे इलेक्ट करके भेजते हैं। और फिर जो प्रेसिडेंट है उसका भी एक तरीका मौजूद है। अब होता क्या है कि या तो नेशनल असेंबली में कोई जो मेंबर है कोई, उसका ख्याल है कि नया कानून बनना चाहिए, तो उस कानून का एक ड्राफ्ट बना के नेशनल असेंबली में पेश कर देता है और कहता है कि भाई इस पे बहस होनी चाहिए। या कोई सेनेट का जो मेंबर है उसके पास भी राइट है कि अगर उसे लगता है क्योंकि नया कानून बनना चाहिए, तो वो एक ड्राफ्ट सेनेट में पेश कर देगा। इन एनी वे, या नेशनल असेंबली या सेनेट में एक ड्राफ्ट पेश हो गया कि जी इसे कानून बनना चाहिए। पहले तो जिस हाउस में वो पेश हुआ वहाँ पे वोटिंग होगी। अगर वहाँ वो मेजोरिटी वोट से पास हो जाता है कि हाँ भाई ये वाकई कानून बनना चाहिए, तो वहाँ से दूसरे हाउस में जाएगा। से कि नेशनल असेंबली से वो इमर्ज हुआ, नेशनल असेंबली में पास हो गया, तो अब इसे सेनेट में भेज दिया जाएगा। फिर सेनेट में वोटिंग होगी, अगर वहाँ से भी पास हो गया तो ये प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा। और अगर प्रेसिडेंट को भी कोई इतराज़ नहीं है तो प्रेसिडेंट इसमें साइन कर देगा, और एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा कि ये एक्ट, जो 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 लॉ है, ये अप्रूव हो गया है और आइंदा से ये इम्प्लीमेंटेड है पाकिस्तान में फलां डेट से। तो अगर सेनेट से इमर्ज हुआ था तो पहले सेनेट से अप्रूवल होगी थ्रू वोटिंग और नेशनल असेंबली में जाएगा, वहां से अप्रूवल होकर प्रेसिडेंट को जाएगा। और अगर नेशनल असेंबली से इमर्ज हुआ था तो वहां वोटिंग होके अप्रूव होकर सेनेट में जाएगा, फिर वहां से प्रेसिडेंट हाउस में जाएगा। प्रेसिडेंट जब उसे अप्रूवल दे देगा तो ये लॉ बन जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है। इस तरह इस प्रोसेस के थ्रू लॉ बनाने को हम कहते हैं लेजिस्लेशन। नंबर टू, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि पहले कोई केस था, किसी कोर्ट में पेश हुआ, और उस कोर्ट में एक फैसला कर दिया गया कि जनाब ये चीज़ ऐसे बज़ाहिर ठीक लग रही है, इसका ये फैसला होना चाहिए। अब कुछ अरसे बाद किसी और कोर्ट में बिल्कुल उससे मिलता जुलता केस पेश हुआ, तो वहां पे ये प्ली दी जा सकती है। ऑल्दो के लॉ में क्लियरली नहीं लिखा कि इस तरह के केस में क्या फैसला होना चाहिए, क्योंकि लॉ एक एक चीज़ को तो पिन पॉइंट नहीं कर सकता ना। इंसान ने दो दो मिनट सोया है, 2 घंटे सोया है, 20 घंटे सोया है। अब लॉ में ये तो नहीं हो सकता कि जो 2 मिनट सोया है वो लेजी है, जो 2 घंटे सोया है वो भी लेजी है, जो 15 घंटे सोया है वो लेजी नहीं है। इस तरह बहुत ही लोअर लेवल पे जाके हम लॉ नहीं बना सकते। लॉ में जनरली ये होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ बड़ी जनरल सी, कि जो इंसान इतना सोए कि उससे दूसरी एक्टिविटीज उसकी ज़िंदगी की डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएं, तो वो लेजी है। नाउ हाउ टू डिसाइड कि कौन लेजी है नहीं है, ये सर्कमस्टेंस है जो हालातों वाकयात के मुताबिक फैसला करना पड़ेगा ना। तो बाज़ औक़ात लॉ में क्लियरली बातें नहीं होती, कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन और अपनी जो प्रूडेंस है उसे यूज़ करके एक फ़ैसला करती है।
तो एक कोर्ट ने फैसला कर दिया। कुछ अरसे बाद किसी और कोर्ट में भी वो फैसला, बिल्कुल उसी तरह का केस प्रेजेंट हुआ, वही हालातों वाकयात थे। तो उसमें ये प्ली दी जा सकती है कि जी फलां कोर्ट ने बिल्कुल इससे मिलते जुलते केस में ये फैसला किया था, तो आप भी इसे कंसिडर करें, उससे मिलता जुलता फैसला दें। तो ऐसी चीज़ जो लॉ में क्लियरली मेंशन ना हो, वहाँ से वाजे ना हो रहा हो कि इसमें क्या किया जाना चाहिए, लेकिन पहले इससे मिलते जुलते केस में किसी कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ हो, तो उस डिसीजन को भी एक लॉ कंसिडर किया जा सकता है कि आप, ये एक लॉ बना हुआ है, आप इसके मुताबिक चल सकते हैं। लेकिन फिर उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना। अब ये है कि एक जो फैसला दिया था लोअर कोर्ट ने दिया था, अब आप हायर कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते थे कि जी लोअर कोर्ट ने ये फैसला दिया तो आप भी उसके मुताबिक फैसला करें। मौला भी ऐसे ही है कि आप ये कहें कि देखें जी मेरा बच्चा है जो कि एफएससी का स्टूडेंट है, उसके ख्याल में ये जूस जो है ये बहुत पीना बहुत ही सेहत के लिए अच्छा है। और आप एक डॉक्टर जो है, आप डॉक्टर के सामने कह रहे हैं कि चूंकि ये 15 साल के बच्चे ने ये कहा है कि ये जूस सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो आप भी मान लें। तो ये तो बहुत ही चाइल्डिश किस्म की बात है ना। तो आप एक डॉक्टर को ये ज़रूर कह सकते हैं कि जी फलां दूसरे डॉक्टर हैं, उन्होंने इस पर रिसर्च किया और उनका ख्याल है कि ये सेहत के लिए बेहतर है, तो सर आप भी मान लें, या आप भी ये देख लें और डिसीजन दे दें कि ये सेहत के लिए बेहतर है, उनकी बात मान लें, वो सीनियर डॉक्टर हैं। तो इक्वल कॉम्पिटेंस और इक्वल लेवल और इक्वल जुरिस्डिक्शन के डॉक्टर तो एक दूसरे की बात मान लेंगे। लेकिन अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये कहें कि वो बीकॉम का बच्चा कह रहा है कि डेबिट का मतलब कुछ और होता है, ये नहीं होता जो किताबों में लिखा है, तो सर आप भी मान लें, तो ये तो मुनासिब बात नहीं है ना। आप बीकॉम के स्टूडेंट को ये कह सकते हैं कि भाई तुम जो कह रहे हो वो ठीक नहीं है, हमारे टीचर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने इस बारे में ये कहा है, तो उनकी बात मान लो। मतलब आपको एक लेवल देखना पड़ेगा। इक्वल कॉम्पिटेंस की कोर्ट्स में एक कोर्ट का जो फैसला है उसे दूसरी कोर्ट में प्रेसिडेंट के तौर पे पेश किया जा सकता है, लेकिन लोअर लेवल कोर्ट के डिसीजन को हायर लेवल कोर्ट में पेश करना बेवकूफ़ी है, बल्कि इंसल्ट ऑफ कोर्ट है। जबकि हाई लेवल कोर्ट के फैसले को लोअर लेवल में पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं कि किस केस में प्रेसिडेंट लॉ कंसिडर होगा और उसके मुताबिक फैसले किए जा सकते हैं। तो वो बहुत जनरलाइज करके हम अभी यहाँ पे उसने लिखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखी, पहले आपके सिलेबस में होता था, लेकिन अब वो खैर से मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो ये होता है प्रेसिडेंट। तीसरा होता है कस्टम्स। कस्टम का मतलब है कि आपकी सोसाइटी में, आपके बिजनेस में एक रवायत बन गई है। ठीक है। अब वो रवायत लॉ के अगेंस्ट नहीं है और लॉ में उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन चूंकि वो जनरली एक्सेप्टेड है, पूरी सोसाइटी पूरी बिजनेस कम्युनिटी से मान रही है, तो जनरली उसे भी लॉ मान लिया जाएगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि शुगर इंडस्ट्री है। ठीक है, शुगर इंडस्ट्री में ऐसे होता है कि जब कल्टीवेटर जो काश्तकार है वो गन्ना लेके शुगर मिल्स पहुंचता है, वो खुद गन्ना अपनी ट्राली पे लोड करता है, शुगर मिल्स में लेके वहां जाके उन्हें सेल करता है। तो शुगर मिल्स के बाहर जब वो पहुंचता है तो वहां पे बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं गन्ने की ट्रॉलियों की, आपने शायद देखी भी होंगी अगर आप में से कुछ बच्चे देहाती इलाके से हैं तो। फिर होता यह है कि जब आपकी बारी आती है तो आपकी ट्रॉली मिल के अंदर चली जाती है, वहाँ एक बहुत बड़ा वे स्केल होता है जिसपे वो पूरा गन्ना उतार के उसे वजन करते हैं, एक पर्ची बनाते हैं कि जनाब आपका गन्ना जो है से 2 टन है या 3 टन है, एक टन में 1,000 केजी होते हैं। ठीक है, तो वो कहता है आपका गन्ना 3,000 केजी है, और 1 केजी के हिसाब से ये इसका रेट बनता है। वो वजन लेके उस पर रेट लेके आपको पर्ची दे देते हैं, पैसे नहीं देते हैं। क्योंकि जनरली कल्चर ये होता है कि एट द स्पॉट पैसे देना बहुत मुश्किल होता है। कुछ अरसे बाद शुगर मिल पैसे देना शुरू करती है, तो आप वो पर्ची ले आते हैं, और ये पर्ची कहलाती है सीपीआर कहलाती है, या ऐसा कोई वर्ड यूज होता है इसका, और मुझे इस वक्त याद नहीं है। मेरा ख्याल है सीपीआर ही होती है, केन परचेज रिपोर्ट कहते हैं इसे। अब होता ये है कि वो आपको कह देते हैं भाई आप 20 दिन के बाद आओगे, और 20 दिन बाद ये पर्ची ले आना, हमें पर्ची दिखा देना, हम आपको पैसे दे देंगे। अब फर्ज करें कि पूरे पाकिस्तान में या पूरे सिंध में एक कल्चर यही बना हुआ है, हर काश्तकार को पता है कि सिंध की जो शुगर मिल्स हैं वो सीपीआर देती हैं शुरू में जब गन्ना लेती हैं, और 20 दिन बाद पेमेंट कर देती हैं। अब लॉ में कहीं नहीं लिखा कि शुगर मिल में को जब आप गन्ना सेल करेंगे तो पेमेंट 20 दिन बाद होगी। लॉ में ऐसी इतनी बारीक लेवल पे लॉ जा भी नहीं सकता ना। और आप 20 दिन बाद पेमेंट करें, 15 दिन बाद करें, 10 दिन बाद करें, या एट द स्पॉट करें, ये तो डिपेंड करता है आप दोनों का आपस में क्या एग्रीमेंट है। जब काश्तकार भी राजी है और मिल भी राजी है तो चाहे आप जितना मर्जी टाइम फिक्स कर लें। अब 20 दिन का टाइम है, ठीक है। अब भाई काश्तकार 10 दिन बाद ही कोर्ट में चला जाता है कि भाई देखें मैंने इन्हें गन्ना दिया है, 10 दिन हो गए हैं, ये मेरे पैसे नहीं दे रहे। अब कोर्ट पूछे कि लॉ में क्या लिखा है, तो वकील जो है लॉयर्स बताएंगे कि सर लॉ में तो कुछ नहीं लिखा, ऐसी कोई छोटी बात बारीक बात तो नहीं की। फिर जज पूछेगा कि जनरली मार्केट में क्या होता है, तो उसे बताया जाएगा कि जनरली सिंध में या पाकिस्तान में वट एवर जो शुगर मिल है वो 20 दिन बाद पेमेंट करती है। तो फिर जज कहेगा भाई काश्तकार को अभी तो 10 दिन गुजरे हैं, अभी जब जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, सबको पता है कि तकरीबन 20 दिन बाद पेमेंट होनी है, तो तुम 10 दिन बाद क्यों आ गए हो।
तो उसका जो क्लेम है रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यही काश्तकार 25 दिन बाद जाता है और केस करता है, अब कोर्ट को जब ये पता चलेगा कि भाई जनरली 20 दिन में पेमेंट होती है, तो अब वो कोर्ट शुगर मिल को पेनलाइज करेगी, उसे बुलाएगी और उससे पूछेगी कि भाई तुम 20 दिन हो गए हैं, जनरली जो कस्टम है हमारे मुल्क का वो तो ये है कि 20 दिन में पेमेंट हो जाती है, तुमने क्यों नहीं की। तो आई होप कि आप कस्टम को समझ गए हैं। कस्टम एक ऐसी चीज़ है जो हमारे माशरे में, हमारे बिजनेस में एज ए कस्टम, एज ए रवायत चल रही है और सब उसे एक्सेप्ट करते हैं। ऑल दो के लॉ में इसके बारे में क्लियरली नहीं लिखा, तो जब बात कोर्ट में जाएगी तो कोर्ट इस कस्टम को भी एक लॉ कंसिडर करेगी और इसे यही अज्यूम करेगी कि 20 दिन की जो पेमेंट चल रही है ये एक तरह से सबको फॉलो करनी चाहिए। और आखिर में एग्रीमेंट। अब यही मिसाल मैं लेता हूँ कि सारे जो सीपीआर हैं शुगर मिल की वो 20 दिन के लिए हैं, लेकिन एक कस्टमर जाता है, उसके गन्ने की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक कल्टीवेटर लेके जाता है। अब वो शुगर मिल को कहता है भाई मैं तो आपको गन्ना सिर्फ इसी सूरत में दूंगा कि आप मेरी पेमेंट मुझे 5 दिन बाद कर दें, नहीं तो मैं गन्ना आपको नहीं देता। अब शुगर मिल को उसके गन्ने में काफ़ी अट्रैक्शन फील हो रही है क्योंकि उसका गन्ना काफ़ी जूसी है और इसमें से काफ़ी जूस निकलेगा जिससे शुगर मिल को फ़ायदा होगा, तो वो मान जाती है। वो आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ठीक है जी हम आपको 5 दिन बाद पेमेंट कर देंगे। अब इन्होंने जनरल कस्टम जो है सोसाइटी का या बिजनेस का, उसे हट के एक एग्रीमेंट कर लिया है। अब ये एग्रीमेंट बजाते खुद एक लॉ है। अब अगर ये शुगर मिल इसे 10 दिन तक ले जाती है और ये कल्टीवेटर कोर्ट में चला जाता है, तो कोर्ट पूछेगी भाई कस्टम क्या है, बताया जाएगा जी कस्टम तो 20 दिन का है। कोर्ट इससे पूछेगा भाई तुम क्यों 10 दिन बाद जा रहे हो, तो ये बताएगा देखें मेरा तो एग्रीमेंट है और इन्होंने मुझे कहा था कि 5 दिन बाद पेमेंट करेंगे। तो कोर्ट फिर अब जो शुगर मिल है उसे बुलाएगी और उसे कहेगी कि एग्रीमेंट तुमने अपनी रजामंदी से किया था, लिहाजा तुम्हें पेमेंट करनी है विद इन 5 डेज, अब तुम कस्टम पे नहीं जा सकते, तुमने स्पेशल एग्रीमेंट किया है। तो ये जो एग्रीमेंट्स हैं, अगर प्रोवाइडेड कि इनके अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई गई हैं वो लॉ के मुताबिक ही हैं, लॉ से बियॉन्ड नहीं लगाई गई, लॉ के अंदर रहते हुए लगाई गई हैं, तो ये एग्रीमेंट बजाते खुद एक लॉ है जिसे कोर्ट कंसिडर करेगी फैसला करते हुए। तो सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान चार हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसे आपने याद करना है। लेजिस्लेशन, जिसमें बाकायदा हमारी पार्लियामेंट कानून बनाती है एक प्रोसेस के थ्रू, उसे कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं लेजिस्लेशन, वो प्रोसेस हम आगे जाके पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट, जहाँ पे एक पिछली किसी कोर्ट ने फैसला किया था, उसी फैसले की बेस पे आप अगली कोर्ट में ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसी फैसले की बेस पे वैसा ही फैसला आप भी कर दें, क्योंकि बिल्कुल मिलते जुलते सर्कमस्टेंसेज हैं उस केस के और मेरे केस के। तो वहाँ विद सर्टेन एक्सेप्शंस वो कोर्ट इसे कंसिडर कर सकती है और वो जो पिछली कोर्ट का फैसला है वो बजाते खुद एक लॉ कंसिडर होगा। तीसरे नंबर पे कस्टम्स के, सोसाइटी में जो लॉ के विद इन, कीपिंग योरसेल्फ विद इन द लॉ, जो आपने अपनी रवायतें, अपने तरीक़ेकार, अपनी पॉलिसीज़ बना ली हैं जो कि पूरी की पूरी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, तो कोर्ट उसे भी कंसिडर करेगी और ये बजाते खुद एक लॉ होगा, जैसे मैंने अभी आपको शुगर मिल की मिसाल दी। और चौथे नंबर पे एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब ये है कि आपने स्पेसिफिकली किसी पार्टी से एग्री किया है मुख्तलिफ चीज़ों में, आप प्रोवाइडेड के विद इन लॉ किया है, लॉ के अगेंस्ट नहीं आप गए, तो ये एग्रीमेंट बजाते खुद एक लॉ है। इसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये आपको फॉलो करनी है, और अगर एक पार्टी फॉलो नहीं कर रही तो दूसरी पार्टी कोर्ट में जाके इसे इन्फोर्स करवा सकती है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चे काफ़ी है, अभी मेरी स्पीड थोड़ी सी मैंने स्लो रखी हुई है आपको समझाने के लिए और कुछ आपको अलाइन करने के लिए सिलेबस के साथ। आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी स्पीड तेज़ करते जाएंगे। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। आगे आप देख रहे होंगे 1.6 में आ रहा है सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, तो अगले लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे। और मेरा ख्याल है कि चूँकि अभी हम बिल्कुल स्टार्ट में हैं, तो इस जो बाकी हमारा ये चैप्टर रह गया इसमें हम कम से कम 2 दिन लगाएंगे। ठीक है, तो 2 दिन में हम पहला चैप्टर ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह ताला, और उसके बाद हम अपने आप को स्पीड अप करेंगे और कुछ चीज़ें बेहतर करते चले जाएंगे। लेकिन इतना स्पीड अप हम नहीं होंगे कि आपको समझ ही ना आए, तो वो मैं उसे पूरी तरह प्लान करने की कोशिश करूँगा। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में दोबारा से मुलाकात होती है, अगर अल्लाह ताला की तरफ से हमें सेहत और ज़िंदगी अता रही तो। अल्लाह ताला अपनी मोहब्बतें, शफ़क़तें, करम, रहमतें, सेहत, ईमान और तंदुरुस्ती के साथ हम सब पे नाज़िल फरमाता रहे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ओके बच्चों।